तुम्हारी जगह मेरे पैरों में है। कबीर, मेरे सैंडल साफ करो। घमंडी पत्नी जिसने अपने पति को वेटर बना दिया, लेकिन जब किस्मत का पासा पलटा तो वही पति उसका मालिक बन गया। आज वही उसके घर में नौकरानी बनने पर मजबूर है। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक स्वाभिमानी पति के बदले की दास्तान। सुबह के 8 बजे थे। रॉय मैंशन के डाइनिंग हॉल में सन्नाटा था, जो ईशा की तेज आवाज से टूट गया। ईशा रॉय, शहर की सबसे बड़ी बिजनेस वूमेन, गुस्से में सीढ़ियों से उतर रही थी। कबीर, तुम्हें 10 बार आवाज लगानी पड़ेगी क्या? मेरी ब्लैक कॉफी कहाँ है? ईशा चिल्लाए। किचन से कबीर हाथ में कॉफी का मग लेकर जल्दी से बाहर आया। सॉरी ईशा, वो कॉफी मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी। कबीर ने सफाई देने की कोशिश की। ईशा ने बिना कुछ सुने वो गर्म कॉफी का मग कबीर के हाथ से झटका और जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया। गर्म कॉफी के छींटे कबीर के जूतों पर गिरे, लेकिन ईशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। बहाने मत बनाओ, तुम जैसे घर जमाई को और काम ही क्या है। मेरे पिता ने तुम्हें सड़क से उठाकर मेरा पति बना दिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे बराबरी के हो गए। तुम्हारी औकात आज भी मेरे घर के नौकरों जैसी ही है, जो मेरे टुकड़ों पर पलते हैं। कबीर ने सिर झुका लिया। ईशा, मैं तुम्हारा पति हूँ, कम से कम थोड़ी इज्जत। शट अप, ईशा ने उसकी बात काट दी। पति? तुम मेरे पति सिर्फ कागजों पर हो। कबीर, हकीकत में तुम मेरे लिए एक गलती हो, एक बोझ हो। जिस दिन मुझे एम्पायर ग्रुप के साथ वह बड़ी डील मिल गई, उस दिन मैं डैड की नहीं सुनूंगी और तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। मुझे तलाक चाहिए तुमसे। मिस्टर रॉय व्हीलचेयर पर वहां आए और यह सुनकर दुखी हो गए। ईशा, ये कैसा व्यवहार है? कबीर तुम्हारा पति है, उसने इस घर के लिए मेरे लिए क्या नहीं किया। डैड प्लीज। ईशा ने नफरत से कबीर को देखा। आप इस भिखारी की तरफदारी मत कीजिए। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, मेरा मूड खराब मत कीजिए। कबीर ने मिस्टर रॉय को इशारों में शांत रहने को कहा और ईशा के लिए नाश्ता परोसने लगा जैसे कोई बैठा हो। शाम को रॉय मैंशन में एक ग्रैंड पार्टी थी। शहर के सभी बड़े अमीर लोग वहां मौजूद थे। ईशा आज बेहद खूबसूरत संगीत लग रही थी। उसके साथ विक्रम खड़ा था, जो ईशा के करीब होने का दिखावा कर रहा था। विक्रम हमेशा कबीर को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता था। कबीर ने एक साधारण सा पुराना सूट पहना था, जो शायद शादी के समय मिस्टर रॉय ने उसे दिया था। वो मेहमानों के बीच जूस के गिलास लेकर घूम रहा था, क्योंकि ईशा ने उसे यही काम दिया था। संगीत। विक्रम ने जोर से हंसते हुए सबका ध्यान खींचा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए मिस्टर कबीर से, ईशा के भाग्यशाली पति। वैसे काम तो ये बेटका कर रहे हैं, लेकिन किस्मत राजाओं वाली है। मुफ्त की रोटियां तोड़ना कोई इनसे सीखे। पूरी पार्टी में लोग हंसने लगे। ईशा को शर्म महसूस हुई कि कबीर उसका पति है। उसने अपना गुस्सा कबीर पर निकालने की सोची। कबीर, यहाँ आओ। ईशा ने सबके सामने कबीर को बुलाया। कबीर पास आया। जी ईशा। ईशा ने अपनी सैंडल की तरफ इशारा किया। देखो, मेरे सैंडल पर किसी ने ड्रिंक गिरा दी है, इसे साफ करो। अभी पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मिस्टर रॉय को ये देखकर धक्का लगा। ईशा, ये तुम क्या कह रही हो? वह तुम्हारा पति है तो क्या हुआ डैड? ईशा की आंखों में घमंड था। पति है तो क्या मेरे पैरों में नहीं झुक सकता? वैसे भी इसकी जगह मेरे पैरों में ही है। साफ करो कबीर, वरना आज रात तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। कबीर ने एक गहरी सांस ली। उसने ईशा की आंखों में देखा। वहां प्यार की एक बूंद भी नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। कबीर धीरे से नीचे झुका। विक्रम और ईशा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन कबीर ने सैंडल साफ नहीं की। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला, उसे जमीन पर डाला और खड़ा हो गया। ईशा, कबीर की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैंने यह शादी एक मजबूरी में और तुम्हारे पिता की इज्जत रखने के लिए निभाई थी। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ तुम मुझे पति मान लोगी, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन एक औरत की गरिमा नहीं है। जुबान लड़ाता है मुझसे। ईशा चिल्लाए। कबीर ने अपना पुराना कोट उतार कर जमीन पर फेंक दिया। तुमने कहा था ना कि तुम्हें तलाक चाहिए। मुबारक हो ईशा रॉय, आज से तुम आज़ाद हो। और रही बात एम्पायर ग्रुप की डील की, तो दुआ करना कि उनका सीईओ तुम्हारी तरह घमंडी ना हो। कबीर ने मुड़कर विक्रम को देखा और बोला, और तुम पराए घर की औरतों और दौलत पर नजर रखने वाले, तुम्हारा वक्त अब खत्म हुआ। कबीर तेज कदमों से पार्टी से बाहर निकल गया। ईशा पीछे से चिल्लाती रही, दफा हो जाओ, दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। कबीर मैंशन के गेट से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही वह सड़क पर आया, एक चमकती हुई ब्लैक रोल्स रॉयस और 3 काली एसयूवीज उसके सामने आकर रुकी।
4 बॉडीगार्ड्स छाता लेकर दौड़े और कबीर के सिर पर तान दिया। ड्राइवर ने झुककर पीछे का दरवाजा खोला। गुड इवनिंग सर, क्या हम हेड ऑफिस चलें? कबीर ने गाड़ी में बैठते हुए अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उसकी आंखों में अब वो नमी नहीं थी बल्कि एक आग थी। हेलो, मैं कबीर सिंघानिया बोल रहा हूँ, CEO ऑफ एम्पायर ग्रुप। रॉ इंडस्ट्रीज के साथ कल होने वाली डील कैंसिल कर दो। और हाँ, मार्केट में खबर फैला दो कि रॉय इंडस्ट्रीज डूबने वाली है। मैं देखना चाहता हूँ कि बिना पैसों के ईशा का घमंड कितने दिन टिकता है। फोन रखकर कबीर ने पीछे मुड़कर रॉय मैंशन को देखा। खेल अब शुरू हुआ है मिसेज वाइफ। रॉय मैंशन में कबीर के जाने के बाद भी पार्टी चल रही थी, लेकिन अब वहां का माहौल पहले जैसा नहीं था। ईशा संगीत अभी भी गुस्से में अपनी वाइन पी रही। उस 2 कौड़ी के नौकर की इतनी हिम्मत, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, ईशा बड़बड़ाए। विक्रम हंसते हुए उसके पास आया। छोड़ो ना ईशा, कचरा घर से बाहर गया, अच्छा ही हुआ। अब हम सेलिब्रेट करते हैं। एम्पायर ग्रुप के साथ डील पक्की होते ही हमारी कंपनी की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी। अभी विक्रम अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि ईशा का पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर खन्ना बदहवास होकर दौड़ते हुए वहां आया। उसके चेहरे पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे। मैम, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाफ कहा हुआ अब चिल्ला क्यों रहे हो? मैम, एम्पायर ग्रुप ने हमारी डील कैंसिल कर दी है, खन्ना ने डरते हुए बताया। ईशा के हाथ से वाइन का ग्लास छूटकर जमीन पर गिर गया। क्या तुम पागल हो गए हो? अभी सुबह ही तो सब फाइनल हुआ था, ऐसे अचानक कैसे कैंसिल हो सकती है? सिर्फ डील कैंसिल नहीं हुई मैम, खन्ना ने अपना टैब ईशा के सामने किया। उन्होंने हमारी कंपनी के खिलाफ फ्रॉड का केस भी फाइल कर दिया है। मार्केट में खबर फैल गई है और हमारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। रॉय इंडस्ट्रीज के शेयर पिछले 10 मिनट में 40% गिर चुके हैं। ईशा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है। तभी विक्रम का फोन भी बजने लगा। उसने फोन उठाया और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मेरी फैक्ट्री पर रेड? लेकिन क्यों? कौन करवा रहा है ये सब? विक्रम चिल्लाया। विक्रम ने फोन काटा और घबराकर ईशा की तरफ देखा। ईशा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। किसी ने मेरी कंपनी के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए हैं। मुझे अभी पता चला है कि यह सब एम्पायर ग्रुप के CEO कबीर सिंघानिया के इशारे पर हो रहा है। आखिर यह आदमी चाहता क्या है हमसे? हमने तो कभी उससे बात भी नहीं की। एक कोने में व्हीलचेयर पर बैठे मिस्टर रॉय सब सुन रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोले, मैंने कहा था ईशा, किसी के आंसू तुम्हें बहुत भारी पड़ेंगे। उस लड़के को घर से निकालकर तुमने अपनी किस्मत को ठोकर मारी है। ईशा गुस्से में अपने पिता की ओर पलटी। डैड, प्लीज आप उस फटीचर की रट लगाना बंद कीजिए। यहाँ हमारा बिजनेस डूब रहा है और आपको उस कबीर की पड़ी है। और यह कबीर सिंघानिया कौन है? मैं अभी उससे बात करती हूँ। ईशा ने तुरंत एम्पायर ग्रुप के हेड ऑफिस में कॉल लगाया। कई बार रिंग होने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया। हेलो, मैं ईशा रॉय बोल रही हूँ। मुझे अभी के अभी मिस्टर कबीर सिंघानिया से बात करनी है। ईशा ने अपनी आदत के अनुसार हुक्म चलाया। रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ बेहद शांत और सख्त थी। मिस्टर सिंघानिया किसी से बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। अगर आप अपनी कंपनी बचाना चाहती हैं तो कल सुबह 9 बजे ऑफिस आ जाए। अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो रॉय इंडस्ट्रीज का नामोनिशान मिट जाएगा। फोन कट गया। ईशा गुस्से से कांप रही थी, लेकिन पहली बार उसे डर लग रहा था। पूरी रात रॉय मैंशन में किसी को नींद नहीं आई। ईशा और विक्रम वकीलों को कॉल करते रहे, लेकिन कोई भी एम्पायर ग्रुप के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं था। कबीर सिंघानिया का पावर इतना ज्यादा था कि पूरा शहर उसके सामने झुकता था। अगली सुबह ठीक 8:55 पर ईशा और विक्रम एम्पायर ग्रुप की विशाल इमारत टावर के सामने खड़े थे। ये बिल्डिंग आसमान को छू रही थी। काले शीशे वाली यह इमारत किसी किले से कम नहीं लग रही थी। विक्रम ने अपना पसीना पोंछा। ईशा, मुझे अजीब लग रहा है। यह आदमी बहुत खतरनाक है। हमें माफी मांग लेनी चाहिए। चुप रहो विक्रम, ईशा ने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा। मैं ईशा रॉय हूँ। मैं किसी के सामने नहीं झुकती। मैं उसे समझा दूंगी कि यह एक बिजनेस डील है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। वे दोनों रिसेप्शन पर पहुंचे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनकी चेकिंग की, जैसे वे कोई अपराधी हो। ये ईशा के लिए बहुत अपमानजनक था। मिस्टर सिंघानिया 50 मंजिल पर आपका इंतजार कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट ने बिना उनकी तरफ देखे कहा। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। हर मंजिल के साथ ईशा के दिल की धड़कन बढ़ रही थी।
50वीं मंजिल पर लिफ्ट खुली। सामने एक बड़ा सा कॉरिडोर था जिसके आखिर में एक बड़ा दरवाजा था। उस पर लिखा था सीईओ। ईशा ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। कमरा बहुत बड़ा था। एक तरफ बड़ी सी खिड़की थी जिससे पूरा शहर दिखाई दे रहा था। एक बड़ी सी घूमने वाली कुर्सी रिवॉल्विंग चेयर खिड़की की तरफ थी। कुर्सी पर बैठा शख्स शहर को देख रहा था। उसकी पीठ ईशा और विक्रम की तरफ थी। ईशा ने गला साफ किया। मिस्टर सिंघानिया, मैं ईशा रॉय हूँ। आपने हमारी कंपनी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या आप जानते हैं मेरा कितना नुकसान हुआ है? कुर्सी पर बैठे शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। विक्रम थोड़ा आगे बढ़ा। सर प्लीज देखिए, अगर कोई गलतफहमी हुई है तो हम बात कर सकते हैं। प्लीज हमारी कंपनी को बर्बाद मत कीजिए। तभी वह कुर्सी धीरे धीरे घूमने लगी। गलतफहमी तो बहुत बड़ी हुई है विक्रम, एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। जैसे ही कुर्सी पूरी घूमी और उस शख्स का चेहरा सामने आया, ईशा और विक्रम के हलक से आवाज ही नहीं निकली। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने कोई और नहीं बल्कि वही सड़क छाप कबीर बैठा था, लेकिन आज वह फटे कपड़ों में नहीं बल्कि लाखों के इटालियन सूट में था। हाथ में महंगी घड़ी और चेहरे पर एक राजा जैसी अकड़ थी। कबीर ने अपनी उंगलियां आपस में फंसाए और मुस्कुराया। स्वागत है मेरे ऑफिस में ईशा, कॉफी पियोगी या फिर जमीन पर गिराने की आदत अभी भी नहीं गई? ईशा के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला। कबीर विक्रम, जो अभी भी सदमे में था, हकलाते हुए बोला, यह नहीं हो सकता। तुम तो कबीर हो। तुमने जरूर यह ऑफिस और यह सूट चोरी किया है। तुम नाटक कर रहे हो। विक्रम की बात सुनकर कबीर जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक ऐसा डर था जिससे विक्रम की रूह कांप गई। कबीर ने अपनी मेज पर रखा एक बटन दबाया। अगले ही पल 4 बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आए और कबीर के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। सर, क्या हम इन दोनों को बाहर निकालें? हेड ऑफ सिक्योरिटी ने पूछा। कबीर ने हाथ के इशारे से उन्हें रुकने को कहा। नहीं, अभी नहीं। आज मैं देखना चाहता हूं कि जब औकात बदलती है तो लोगों की जुबान कैसे बदलती है। कबीर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलकर ईशा के पास आया। ईशा की नजरें झुकी हुई थी। वो कांप रही। क्या हुआ ईशा? कबीर ने व्यंग करते हुए पूछा। आज आपकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? कल तो आप चिल्ला चिल्ला कर मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी। आपने कहा था ना कि औकात कपड़ों से नहीं होती। बिल्कुल सही कहा था। देखिए, आज मेरे कपड़े बदल गए लेकिन मैं वही कबीर हूँ और आप भी वही ईशा हैं। बस फर्क इतना है कि आज तुम मेरे रहमोकारम पर खड़ी हो। ईशा की आंखों से आंसू गिरने लगे। कबीर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था। डैड की खातिर प्लीज हमारी कंपनी को मत बर्बाद करो। डैड की खातिर। कबीर की आवाज अचानक सख्त हो गई। जिस पिता ने तुम्हें राजकुमारी की तरह पाला, तुमने उनके संस्कारों का तमाशा बना दिया। मैंने तुमसे शादी इसलिए किया था क्योंकि मिस्टर रॉय ने मेरे बुरे वक्त में मेरे पिता की मदद की थी। मैं उनकी कंपनी को डूबने से बचाने और तुम्हें प्यार सिखाने आया था, लेकिन तुमने अपने घमंड में सब खत्म कर दिया। तभी विक्रम, जो अब तक समझ चुका था कि कबीर ही असली पावर है, अचानक गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। वो दौड़कर कबीर के पैरों में गिर गया। सर, मुझे माफ कर दीजिए। विक्रम गिड़गिड़ाने लगा। मेरी कोई गलती नहीं है सर। ये सब ईशा का किया धरा है। यही घमंडी है। इसी ने मुझे आपके खिलाफ भड़काया था। मैं तो हमेशा से आपकी इज्जत करता था। प्लीज मेरी फैक्ट्री को बख्श दीजिए। मैं तो बस एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। ईशा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो हतप्रभ होकर विक्रम को देखने लगी। विक्रम, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? कबीर ने घृणा से विक्रम को देखा और एक लात मारकर उसे दूर हटा दिया। प्यार? ईशा, देखो इस आदमी को। ये है तुम्हारी पसंद जिसके लिए तुमने एक ईमानदार इंसान को जलील किया। ये तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसे से प्यार करता था और अब जब पैसा जा रहा है तो इसका प्यार भी हवा हो गया। कबीर ने अपनी मेज से एक फाइल उठाई और विक्रम के मुंह पर फेंकी। विक्रम, ये तुम्हारी फैक्ट्री के इलीगल पेपर्स हैं और पुलिस नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। फ्रॉड और टैक्स चोरी के इल्जाम में तुम्हें कम से कम 10 साल की जेल होगी। नहीं नहीं, विक्रम चिल्लाता रहा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ा और घसीटते हुए ऑफिस से बाहर ले गए। विक्रम के चिल्लाने की आवाज कॉरिडोर में गूंजती रही। अब कमरे में सिर्फ कबीर और ईशा बचे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि ईशा अपनी धड़कनें सुन सकती थी। अब आपकी बारी ईशा रॉय। कबीर अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए बोला। ईशा फिर से रोने लगी। कबीर, मैं हाथ जोड़ती हूँ। विक्रम जैसा भी था उसे सजा मिल गई, लेकिन मेरे डैड वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रॉय इंडस्ट्रीज उनकी जान है।
तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी, बस कंपनी को मत नीलाम करो। कबीर ने एक पेन घुमाया और ईशा की आंखों में देखा। जो बोलूंगा वो करोगी? हाँ, कुछ भी, ईशा ने सिसकते हुए कहा। ठीक है। कबीर ने एक एग्रीमेंट पेपर ईशा की तरफ सरकाया। रॉय इंडस्ट्रीज का कर्ज मैं चुका दूंगा। कंपनी नीलाम नहीं होगी, लेकिन बदले में रॉय मैंशन, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारा बैंक बैलेंस सब कुछ अब एम्पायर ग्रुप के नाम होगा। और तुम? कबीर थोड़ा रुका और बोला, तुम अगले 6 महीने तक मेरी पर्सनल असिस्टेंट यानी नौकर बनकर मेरे घर में रहोगी। वही काम करोगी जो मैं कल तक तुम्हारे घर में करता था। झाड़ू पोछा, खाना बनाना और मेरे जूते साफ करना। ईशा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या मैं ये कैसे कर सकती हूँ? फैसला तुम्हारा है ईशा। कबीर ने घड़ी की तरफ देखा। नीलामी शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। या तो यह एग्रीमेंट साइन करो और अपनी औकात को भूल जाओ, या फिर बाहर जाओ और अपने पिता को सड़क पर आते हुए देखो। ईशा के पास कोई रास्ता नहीं था। कांपते हाथों से उसने पेन उठाया। ईशा ने कांपते हाथों से एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और पेपर पर गिर गया। कबीर ने पेपर अपने पास रखा और अपनी घड़ी देखी। गुड, अब जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे है अपना सामान पैक करने के लिए। याद रखना, रॉय मैंशन अब मेरा है। तुम वहां से सिर्फ अपने कुछ कपड़े ला सकती हो, कोई ज्वेलरी या महंगा सामान नहीं। कल सुबह 6 बजे मेरे घर रिपोर्ट करना। 1 मिनट भी लेट हुई तो डील कैंसिल। ईशा भारी कदमों से ऑफिस से बाहर निकली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ ही घंटों में उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। अगली सुबह ठीक 6 बजे संगीत ईशा कबीर के आलीशान बंगले के गेट पर खड़ी थी। ये बंगला रॉय मैंशन से भी बड़ा और खूबसूरत था। एक पुराने नौकर ने गेट खोला और उसे अंदर ले गया। ये रही आपकी यूनिफॉर्म। नौकर ने ईशा को एक साधारण सी सलवार कमीज थमा दी और सर ने कहा है कि आपको सर्वेंट क्वार्टर में रहना होगा। ईशा ने वो कपड़े देखे। उसने चुपचाप कपड़े पहने और किचन में गई। तभी इंटरकॉम बजा। कबीर की आवाज आई, मेरी ब्लैक कॉफी लेकर ऊपर आओ। 5 मिनट में ईशा के हाथ कांपने लगे। उसे वो पल याद आ गया जब उसने कबीर के हाथ से कॉफी गिराई थी। उसने जल्दी जल्दी कॉफी बनाई और ट्रे लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो कबीर के बेडरूम में पहुंची। कबीर सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ईशा ने डरते डरते ट्रे टेबल पर रखी। सर, आपकी कॉफी। ईशा की आवाज बहुत धीमी थी। कबीर ने एक घूंट पिया और तुरंत कप को ट्रे में जोर से रख दिया। यह क्या है? इतनी ठंडी कॉफी और इसमें चीनी कितनी ज्यादा है? तुम्हें एक सिंपल कॉफी बनाना भी नहीं आता? सॉरी, मैं अभी दूसरी लाती हूँ। ईशा घबरा गई। रुको, कबीर ने उसे रोका। तुम्हें याद है ईशा, जब मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई थी और मशीन खराब थी तो तुमने क्या किया था? तुमने वो गर्म कॉफी मेरे पैरों पर गिरा दी थी। ईशा की आंखें शर्म से झुक गई। कबीर उसके पास आया और बोला, डरो मत, मैं वो नहीं करूंगा जो तुमने किया था, क्योंकि मुझमें और तुम में यही फर्क है। जाओ इसे दोबारा बनाकर लाओ और याद रखना, जब तक सही नहीं बनेगी तब तक बनाती रहोगी। ईशा किचन में वापस गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसे समझ आ रहा था कि एक कप कॉफी बनाने में कितनी मेहनत लगती है और जब कोई उसे बिना वजह ठुकरा देता है तो कैसा महसूस होता है। दिन भर ईशा काम करती रही। पूरे घर की सफाई, पौधों को पानी देना, कपड़ों को प्रेस करना। शाम होते होते उसकी कमर टूट रही थी। उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए थे। वो भूख से बेहाल थी, लेकिन उसे खाने का वक्त भी नहीं मिला था। रात को कबीर ने डिनर होस्ट किया। कुछ मेहमान आने वाले थे। ईशा को लगा कि शायद उसे किचन में ही रहना होगा, लेकिन कबीर ने उसे बुलाया। ईशा, आज मेरे कुछ खास दोस्त आ रहे हैं, तुम्हें ही उन्हें डिनर सर्व करना है। कबीर ने आदेश दिया। जैसे ही मेहमान अंदर आए ईशा के होश उड़ गए। यह कोई और नहीं बल्कि ईशा के ही पुराने अमीर दोस्त थे जो कल तक उसकी पार्टीज में उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। तान्या, जो ईशा की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, ने ईशा को ट्रे पकड़े देखा और हैरान रह गई। ओह माय गॉड ईशा, तुम यहाँ, और यह क्या हाल बना रखा है? तुम कबीर के घर में वेटर का काम कर रही हो? तान्या ने जोर से हंसते हुए कहा। बाकी दोस्त भी हंसने लगे। अरे ये तो वही ईशा रॉय है जो कहती थी कि मिडिल क्लास लोग उसके पास खड़े होने लायक नहीं होते। आज देखो, खुद पानी पिला रही है। ईशा को लगा जैसे धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। शर्मिंदगी के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। वो ट्रे पकड़कर रोने लगी। उसे आज अपनी औकात का असली मतलब समझ आ रहा था। वो वहां से भाग जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं सकती थी। कबीर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसने दोस्तों को शांत नहीं कराया।
वह चाहता था कि ईशा उस अपमान को महसूस करे जो उसने दूसरों को दिया था। मेहमानों के जाने के बाद ईशा कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी हर गलती याद आ रही थी। कैसे उसने कबीर को बेइज्जत किया था, कैसे उसने अपने पिता की बात नहीं मानी थी, कैसे उसने विक्रम जैसे धोखेबाज पर भरोसा किया था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा, कबीर खड़ा था। उसके हाथ में खाने की एक थाली थी। कबीर ने थाली उसकी तरफ बढ़ाई। लो, खाना खा लो, सजा का मतलब भूखा मारना नहीं होता। ईशा ने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा था। वो कबीर के पैरों में गिर पड़ी। कबीर, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मुझे अब समझ आया कि मेहनत की क्या कीमत होती है। आज उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो मुझे पता चला कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। कबीर ने उसे देखा लेकिन उठाया नहीं। उसका चेहरा अभी भी गंभीर था। माफी मांगना आसान है ईशा, लेकिन भरोसा जितना इतना मुश्किल। अभी तो सिर्फ एक दिन हुआ है, अभी 6 महीने बाकी है। देखते हैं ये पछतावा असली है या बस आज की थकान का असर। कबीर वहां से चला गया, लेकिन थाली वहीं छोड़ गया। ईशा आंसुओं के साथ खाना खाने लगी। वो खाना बहुत साधारण था, लेकिन आज उसे वह किसी 5 स्टार होटल के खाने से भी ज्यादा कीमती लग रहा था। तभी ईशा के फोन पर एक मैसेज आया। यह अस्पताल से था। मिस ईशा, आपके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उन्हें तुरंत एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन इसका खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर सुबह तक पैसे जमा नहीं हुए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ईशा के हाथ से निवाला छूट गया। उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। एग्रीमेंट के मुताबिक उसके सारे अकाउंट्स कबीर के पास थे। अब उसके पिता की जान सिर्फ कबीर बचा सकता था। ईशा मैसेज पढ़ते ही बदहवास होकर भागी। वह नंगे पैर ही सीढ़ियां चढ़ती हुई कबीर के कमरे की तरफ दौड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे बस अपने पिता का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने बिना नॉक किए कबीर का दरवाजा खोला। कबीर अपनी बालकनी में खड़ा था। कबीर, ईशा चिल्लाए और दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी। कबीर, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे डैड मर जाएंगे, उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा है अभी पैसे चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, सब तुम्हारे पास है। प्लीज मुझे पैसे दे दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। कबीर ने पलट कर देखा। ईशा का हाल बेहाल था। उसकी आंखों में वो डर था जो किसी अपने को खोने का होता है। कबीर ने ठंडे स्वर में पूछा, पैसे क्यों दूं मैं पैसे? तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की थी, उसका कर्ज मैंने उनकी कंपनी को डूबने से बचाकर चुका दिया। अब मेरा और उनका हिसाब बराबर है। और तुम तो मुझे अपने घर से निकालना चाहती थी ना, अब मदद क्यों मांग रही हो? ईशा रोते हुए अपना सिर जमीन पर पटकने लगी। मैं बहुत बुरी हूँ कबीर, मैं जानती हूँ, मुझे मार डालो, मुझे सड़क पर फेंक दो, लेकिन मेरे डैड को बचा लो। वो बेकसूर है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं भीख मांगती हूँ तुमसे। ईशा का घमंड, उसकी अकड़ सब कुछ आंसुओं के साथ बह गया था। आज वहां कोई ईशा रॉय नहीं थी, बस एक लाचार बेटी थी। कबीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर वो नीचे झुका और ईशा को कंधों से पकड़कर उठाया। उसने अपनी जेब से एक पर्ची, रिसीट निकाली और ईशा के हाथ में थमा दी। आंसू पोंछ लो ईशा। कबीर की आवाज अब नर्म थी। ईशा ने कांपते हाथों से पर्ची देखी। वह सिटी हॉस्पिटल की रसीद थी। मिस्टर रॉय के हार्ट ऑपरेशन का पूरा बिल भुगतान कर दिया गया है। कबीर सिंघानिया टाइम स्टैम्प बता रहा था कि यह बिल 2 घंटे पहले ही भरा जा चुका था। ईशा हैरान होकर कबीर को देखने लगी। तुमने ये पहले ही कर दिया? कबीर हल्का सा मुस्कुराया। ईशा, मेरी लड़ाई तुम्हारे घमंड से थी, तुम्हारे पिता से नहीं। वह मेरे लिए पिता समान है। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी। ऑपरेशन शुरू हो चुका है और वह खतरे से बाहर है। ईशा को विश्वास नहीं हो रहा था। जिस इंसान को उसने इतना जलील किया उसी ने उसके पिता की जान बचाई। वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी और पछतावे के थे। वो आगे बढ़ी और कबीर को गले लगा लिया। थैंक यू कबीर, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे नहीं पता मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगी। कबीर ने उसे खुद से अलग किया और पास की टेबल से वह एग्रीमेंट उठाया जिस पर ईशा ने साइन किए थे। कबीर ने ईशा की आंखों में देखते हुए संगीत उस एग्रीमेंट के 2 टुकड़े कर दिए। कबीर, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। कबीर ने कागज के टुकड़ों को डस्टबिन में डालते हुए कहा, ईशा, मैं तुम्हें कभी नौकर नहीं बनाना चाहता था।
मैं बस तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता था कि जब वक्त बदलता है तो इंसान की हैसियत भी बदल जाती है। असली अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा है, बल्कि वो है जो दूसरों का दर्द समझे। आज जब तुमने अपनी परवाह किए बिना अपने पिता के लिए भीख मांगी तो मुझे यकीन हो गया कि पुरानी ईशा अब मर चुकी है। तो अब क्या होगा? ईशा ने धीरे से पूछा। रॉय मैंशन तुम्हारा है, तुम वहां वापस जा सकती हो, कबीर ने कहा, लेकिन रॉय इंडस्ट्रीज अब एम्पायर ग्रुप का हिस्सा रहेगी। हाँ, अगर तुम चाहो तो वहां एक साधारण कर्मचारी की तरह नौकरी कर सकती हो। अपनी मेहनत से अपनी जगह वापस पा सकती हो। कोई खैरात नहीं मिलेगी। क्या तुम तैयार हो? ईशा ने अपने आंसू पोंछे और पहली बार आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराई। मैं तैयार हूँ कबीर, मैं जीरो से शुरू करूंगी। मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं मिस्टर रॉय की बेटी हूँ, सिर्फ एक बिगड़ी हुई शहजादी नहीं। 1 साल बाद एम्पायर ग्रुप के ऑफिस में सब कुछ बहुत व्यस्त था। ईशा एक छोटी सी डेस्क पर फाइलों में दबी हुई थी। पिछले 1 साल में उसने कोई छुट्टी नहीं ली थी। उसने जूनियर मैनेजर के तौर पर अपनी काबिलियत साबित की थी। तभी ऑफिस में हलचल हुई। कबीर राउंड पर आया था। सबकी नजरें उस पर थी। वो ईशा की डेस्क के पास रुका। मिस ईशा, ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। गुड वर्क, कबीर ने प्रोफेशनल तरीके से कहा। थैंक यू सर, ईशा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। कबीर जाने लगा, फिर रुका और धीमे से बोला, शाम को फ्री हो? डैड ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है। और हाँ, इस बार कॉफी मैं बनाऊंगा। मशीन ठीक करवा ली है मैंने। ईशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है, लेकिन अगर कॉफी खराब हुई तो मैं पंगी नहीं। कबीर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। ईशा उसे जाते हुए देखती रही। अब उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, था तो बस एक गहरा सम्मान और एक नई शुरुआत जो शायद आगे चलकर प्यार में बदल सकती थी। ईशा ने मन ही मन सोचा, शुक्रिया कबीर, मेरे घमंड को तोड़ने के लिए और मुझे मेरी असली पहचान देने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर।